कल हमने क्लास का आगाज किया, हमने इस बात से शुरू किया कि यार हम समझना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेब कोई जादू की चीज नहीं है कि इंसान ने एक के ऊपर एक चीज बनती चली गई, इंसानों ने बनाई, एक के ऊपर एक चीज बनती चली गई और आपके पास इन दी एंड एक खूबसूरत सी इमारत तामीर हो गई। हमने मिसाल दी थी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। घर की कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होती है तो उसके शुरू के अंदर उसके अंदर आपको खुदाई होते हुए नजर आती है, सरिये लगते हुए नजर आते हैं, कोई एक चीज भी इसमें से खूबसूरत नहीं लगती। लेकिन एक दफा जब वो पूरी बिल्डिंग बन जाती है तो वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अपीलिंग, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। हमारी बात का आगाज हुआ टेड नेल्सन साहब से 1960s में, जिसमें उन्होंने हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट दिया। उस बात को, उनके इस मंसूबे को अमली जामा बनाया टिम बर्नर ली ने 1989 में। उन्होंने बनाई HTML लैंग्वेज, जिसकी मदद से आप हाइपर टेक्स्ट लिख सकते। उन्होंने बनाया HTTP, एक प्रोटोकॉल बनाया जिसकी मदद से आप इस लैंग्वेज को ट्रांसफर कर सकते। और उन्होंने बनाया पहला ब्राउजर जिसकी मदद से आप उस चीज को देख सकते। अब जब उन्होंने पहली ईंट रख ली, उसके बाद कुछ दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा इसके ऊपर दूसरी ईंट हम रखेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ टेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर कुछ कलर्स भी हो, फॉन्ट साइज बड़ा हो, छोटा हो, देखने में अच्छा लगे। हम जो अपने हाथ से लिखते हैं तो उसमें खत्ताती करते हैं, सही है, हम अपने डिफरेंट कलर्स के पेन यूज करते हैं। HTML के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने शिकायत की कि HTML के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो उसके लिए उन्होंने लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा CSS। CSS का काम आपके HTML के अंदर खूबसूरती पैदा करना है, बस, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कलर डालना, उसके फॉन्ट साइज चेंज करना, ठीक है, बॉक्स बना देना, राउंड कॉर्नर बंद कर देना, इस किस्म की चीजें, अंडरलाइन आ जाए। फिर कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा कि यार ये चीज जो है बिल्कुल सादा सी लग रही है, इसके अंदर कुछ इंटरेक्टिव लेकर आओ। मिसाल के तौर पे प्रोफेसर साहब का आपने पेज पढ़ लिया, नीचे कोई बटन दो, लिखा हुआ कोई फीडबैक दो, फॉर एग्जाम्पल बच्चा को अपना फॉर्म सबमिट कर सके, कुछ ना कुछ इसके अंदर इंटरेक्शन हो, कुछ एनिमेशन हो। उस काम के लिए उन्होंने जिस लैंग्वेज को बनाया उसका नाम रखा जावा स्क्रिप्ट। एक और इसकी एग्जाम्पल मैंने दी थी MS वर्ड और पावर पॉइंट की। MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट आपने लिख ली सिंपल सी, वो क्या होगा राबिया? MS वर्ड में सिंपल सी डॉक्यूमेंट लिखी है आपने, तो क्या बनेगी, क्या इसमें क्या किसके बराबर होगी? वो HTML। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट लिखी HTML, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कलर्स डाले, फॉन्ट साइज चेंज किया, फॉन्ट साइज ऊपर नीचे बड़ा छोटा किया, वो क्या बन जाएगा? CSS। अब उसी चीज को हम पावर पॉइंट में लेकर आ गए, पावर पॉइंट में आ गया, उसके अंदर एनिमेशंस भी है। नेक्स्ट का बटन दबाओ, अगली स्लाइड, प्रीवियस, उसके बाद पिछली स्लाइड आ गई, बीच में एनिमेशंस भी आ रहे, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जंप कर सकते हैं। एक स्लाइड बढ़ी हुई है, आपने बटन दबाया, अचानक उसमें एनिमेशन शुरू हो गई, ठीक है। ये चीजें किसके जरिए से हो रही है? जावास्क्रिप्ट। आपको अब वेब की जो बुनियाद है वो इन्हीं तीन चीजों पर है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। आप कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने जाएंगे, उसको यहीं से वो शुरू कराएगा। यही तीन वो बुनियादी चीजें जिसका आपको इल्म होना चाहिए। इस कोर्स के अंदर बहरहाल अब आपको इतना पता चल गया कि सबका रोल क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या काम कर रहा है, HTML क्या काम कर रहा है और CSS क्या काम कर रहा है। फिर हम आगे बढ़े, हमने बात शुरू की कि यार कोई ना कोई ऐसी चीज हो जो पीछे से बैठ के आपके डेटा को देखते हुए कुछ फैसला कर सके, ठीक है। मकसद क्या हुआ कि आपने टेक्स्ट लिख लिया, आपने टेक्स्ट ट्रांसफर कर लिया, ओके, आपने रंग डाल दिए, ओके, आपने इंटरेक्टिविटी डाल दी, ओके, लेकिन कुछ और होना चाहिए, कोई और हो जो बैकएंड पे बैठ के, पसे पर्दा बैठ के फैसले कर सके, बता सके कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। हमने एग्जाम्पल दी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल थिएटर की, थिएटर के अंदर आपके हैरी पॉटर का नॉवेल एक टेक्स्ट हो गया HTML, आपके जो है उसके अंदर एक्टर्स आके जो उसमें एक्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट हो गई, इंटरेक्टिविटी आ गई, कॉस्ट्यूम डिजाइनर आ गया, CSS हो गया, लेकिन साथ में उसमें एक प्रोड्यूसर भी है, एक कैमरामैन भी है जो पीछे बैठ के तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहा है। उसके लिए अब उसकी एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने दी कि यार आप ये समझे कंप्यूटर है, ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर है। आपके इस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है? ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर चल रहा है, ब्राउजर के साथ साथ उसके अंदर HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। ये पीछे से एक दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। इस कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजता है, वो कंप्यूटर जवाब में जवाब भेजता है। इस कंप्यूटर को कहते हैं सर्वर। ये सर्वर का मतलब क्या है? सर्वर कौन सा वर्ड है? ये सर्वर,
ये जो हमारे वेटर होते हैं, हम कहते हैं वेटर वेटर, उसको बाहर सर्वर भी कहते हैं। बस ये लफ्ज वहां से आया। कंप्यूटर साइंस के अंदर जब आप लोग पढ़ेंगे आपको बहुत सारी ऐसी उठपटांग सी टर्म्स नजर आएंगी। कहीं पे तो लगा हाइपर टेक्स्ट, कहीं पे ये वर्ड आ गया, कहीं पे जो है फॉर एग्जांपल साइबर वर्ल्ड, बड़ा साइंस फिक्शन वाला वर्ड आ रहा है, और कहीं पे नॉर्मल सा सर्वर। आप कहेंगे आपस में तालमेल क्यों नहीं है? तो ये कंप्यूटर साइंस वालों का मसला होता है, वो टर्मिनोलॉजी अच्छी नहीं यूज कर पाते। तो वेटर का काम क्या होता है? वेटर से कहते हैं भाई पानी लेकर आना, पानी लेकर आ जाता है। यार मेरे लिए जो है ना तुम चिकन कढ़ाई लेकर आ जाओ, वो चिकन कढ़ाई लेकर आ जाता है। ऐसा ही है, वो आप जो उसको कहते हैं वो सर्व कर रहा होता है। इस कंप्यूटर का नाम उन्होंने रखा सर्वर। आपने उससे बोला भाई मुझे गूगल का पेज चाहिए, उसने कहा ये लो आ गया। या मुझे फेसबुक पे जाना है, ये लो फेसबुक का पेज, फेसबुक का पेज आ गया। वो आप जो उससे फरमाइश कर रहे हैं वो उसको सर्व कर रहा है, इस वजह से उसको कहते हैं सर्वर। सर्वर के कोई खास कंप्यूटर होता है? सर्वर कोई खास कंप्यूटर होता है? खास कंप्यूटर नहीं होता। आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये भी सर्वर बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यार हम कहते हैं कि यार इस कंप्यूटर से मेरे घर के कंप्यूटर पे अगर रोजाना जो है 1 मिलियन लोग आ रहे हैं, तो फिर हम कहते चलो इसमें और हार्डवेयर लगा दो, इसको घर पे ना रखो, बिजली चली जाएगी तो सर्वर डाउन हो जाएगा। इसके लिए खास जगह पे रखो जहां पे बिजली ना जाए, या पानी आ गया, छत से पानी टपक रहा है, ये खराब हो जाएगा, सैलाब आ जाता है, ठीक है, ये सारे मसले होते हैं। तो उसके लिए अलग स्पेशल बिल्डिंग्स बना दी, स्पेशल जगहों पे वो कंप्यूटर्स रख दिए। लेकिन होता बुनियादी तौर पे वो बस कंप्यूटर ही है। आप अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, इवन अपने मोबाइल से को भी सर्वर बना सकते हैं। अगेन वही वाली बात है, कुछ भी नहीं है, कोई जादू की चीज नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। नॉर्मल सा आपने कंप्यूटर उठाया, सर्वर बना दिया, आगे चल के आपने इसके अंदर और हार्डवेयर डाला, रैम और डाल दी, प्रोसेसर और डाला, इसको आपने खास जगह पे जाके रखा, तो चीजें बढ़ती जा रही है। लेकिन है असल में क्या वही अपनी वही पुराना सा हमारा सिंपल सा कंप्यूटर है। अब हमने कहा कि यार ये ब्राउजर, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के तीनों काम तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं हमारे, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ पीछे कोई हो जो आपका डेटा वगैरह देख के फैसला करके जवाब दे सके। अदील अगर आए तो वो अदील को उसका डेटा दिखाए। अगर अदील फेसबुक पे जा रहा है तो वो अदील को फेसबुक पे उसका अदील का डेटा दिखाए, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे वो मेरी वेबसाइट पे आते हैं और मेरी वेबसाइट पे आकर कमेंट्स देखने, तो अदील की सारी कमेंट्स वहां पे पहुंच जाए। तो ये काम कहां पर हो रहा है? सर्वर पे हो रहा होता है। सर्वर पे कौन सी चीजें चल रही होती है? हमने किन लैंग्वेजेस की बात की थी? फॉर एग्जाम्पल ASP, पाइथन, ASP.NET हो गया, और PHP, इसके अलावा गोलैंग, रस्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इन तमाम का काम बस यही होता है कि यार यहाँ पर जब रिक्वेस्ट आती है वो यहाँ से भेजता है कि भाई हमारे पास ब्राउजर के अंदर अदील आया हुआ है, अदील कह रहा है कि मेरी तस्वीरें लेकर आओ। वो जाते हैं, वो देखता है अपने पास, अच्छा के पीछे देखता है कि यार मेरे पास अदील की कौन कौन सी तस्वीरें, वो पूरा पैकेज बना के वापस को वापस सेंड कर देता है। ये सारा काम हो रहा था सर्वर साइड लैंग्वेजेस के अंदर। अब आपके पास ये पूरी तस्वीर मुकम्मल हो गई, पूरी वेब के अंदर जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं सबका आपको इल्म हो गया। वेब चल पड़ा, कहानी आगे बढ़ने लगी। अब हमने देखा कि वक्त के साथ साथ वेब के अंदर एनहांसमेंट आती चली गई। हमने बात की थी, मिसाल के तौर पे एक फैशन की मिसाल दी थी। फैशन के अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती है। कोई बंदा फैशन के अंदर एक साथ चेंजेस नहीं लाता। कोई बंदा ऐसा नहीं बैठ के बेल बॉटम इन्वेंट कर रहा है, रात को सर्कुलर निकल जाता है कि जी अगले दिन सुबह से आप लोग ने सबने बेल बॉटम ड्रेस में आना है। कोई ऐसा नहीं करता। आप सबने इबाया पहन के आना है, आप सबने हिजाब में आना है, जो चीजें होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बंदा डिसाइड नहीं करता, आहिस्ते आहिस्ते एक चीजों का ट्रेंड बनता चला जाता है, ठीक है। यही चीजें होती है वेब के साथ भी। एक और एग्जांपल ले लें रोड्स की। पहले आपके यहाँ कच्ची सड़कें होती थी, लोगों ने उसमें ईंटें लगाने शुरू की, उसमें तारकोल लगने लगा। वक्त के साथ साथ फिर लोगों ने कहा यार बात सड़कें ऐसी होती है जिनको बहुत चौड़ा होना चाहिए। फिर लोगों ने आगे चल के कहा नहीं यार कुछ सड़कों को तो इतना चौड़ा होना चाहिए कि 5-5, 6-6 गाड़ियां एक साथ चल सके। आगे चल के लोगों ने उसका नाम रख दिया हाईवेज। ये हाईवे जा रही है, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, मोटरवे। किसी ने इन्वेंट नहीं की थी, ये हाईवे का कॉन्सेप्ट किसी ने इजाद नहीं किया था। वक्त के साथ साथ ये तब्दीलियां आती चली गई। लोगों ने कहा कि जिस शहरों के दरमियान के जो रास्ते होते हैं वो चौड़े होने चाहिए, रोड उनके मजबूत होनी चाहिए, उस पर ट्रक्स भी चल सके, उस पर नॉर्मल गाड़ियां भी चल सके। वेब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वक्त के साथ साथ वेब के अंदर तब्दीलियां और जिद्दत आती गई। सबसे पहले वाला जो हमारा वेब था, हम उसकी मिसाल दे सकते हैं एक लाइब्रेरी की तरह। जैसे एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर आप गए, आपने लाइब्रेरी में जाके कहा कि मुझे हबीबुल नबी साहब के नोट्स चाहिए। उसने आपको एक पूरी बड़ी सी फाइल पकड़ा दी।
आपने उसको पढ़ा, देखा, आपने वापस कर दिया, ठीक है। अब ये अलग बात है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी खत्ताती की हुई है, उन्होंने उसके अंदर कलर्स को यूज किया हुआ है, लेकिन हो अभी यही रहा है कि वो आपको कुछ उन्होंने लिखा हुआ है आप उसको पढ़ रहे हैं। एक और मिसाल है अखबार की, जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है। आगे चल के इसके अंदर इंटरेक्टिविटी आती है, चीजें बढ़ती चली गई। अब एक नया ट्रेंड आया, नए ट्रेंड के अंदर क्या चीज हमें नजर आई कि यार इसके अंदर लोग खुद कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि जो आप गए, आपने जो मांगा वो मिल गया। अब ये कम्युनिटी हॉल वाला सेशन हो गया। अब यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सोहा ने अपना आंसर लिखा, सोहा ने बताया कि जी क्लासरूम मैनेजमेंट की ये टेक्निक्स होती है, वो उन्होंने जाके लगा दी नोटिस बोर्ड के ऊपर, जिसने पढ़ना है पढ़ ले। उसके बाद आमना अशरफ गई, आमना अशरफ साहब ने अपना लगा दिया, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान की जो कैश क्रॉप्स कौन से हैं फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने उसके नोट्स लगा दिए। जिसकी मर्जी जो चाहे लिखे, लोग लिख रहे पढ़ रहे। अब वो सिस्टम चेंज हो गया कि पहले जाके हम स्पेसिफिक चीजों पे जा रहे, जो चीज हमारे पास अवेलेबल है हम उसको पढ़ने पे मजबूर है। अब आपके लिए ये चीज आसान हो गई कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे कंटेंट बना सके। ये बात समझ में आई? अब इस चीज का, इस नए ट्रेंड का नाम उन्होंने रखा वेब 2.0। अगर आप गौर करें तो वेब 2.0 के अंदर आप लोग को कौन से यूनिक फीचर्स नजर आते हैं? सबसे पहला यूनिक फीचर मुझे नजर आ रहा है यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जो है खुद कंटेंट को जनरेट कर रहा है। कोई सा भी यूजर, आप फेसबुक पे अकाउंट बना ले, अपना कंटेंट डाल ले, आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाए और अपनी मर्जी से अपनी तस्वीरें डाल दे, जो तस्वीर आपको अच्छी लगे। आपको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ जो आपको उसमें दाखिले से रोक सके। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको चीजें पोस्ट करने से रोक सके, ठीक है। तो पहली चीज क्या नजर आ रही है हमें इसके अंदर? यूनिक फीचर यूजर जनरेटेड कंटेंट। दूसरी चीज इसके अंदर हमें नजर आती है सोशल नेटवर्क। वेब 2.0 का जो एक यूनिक फीचर है वो हो गया सोशल नेटवर्क। तीसरा कंटेंट एक और नजर आता है कि पार्टिसिपेशन इसके अंदर हो रही है। मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, आप मुझे बताओ यूट्यूब या इंस्टाग्राम के ऊपर किसी ने, क्या यूट्यूब वालों ने कंटेंट बनाया है? क्या इंस्टाग्राम वालों ने कंटेंट बनाया है? वो उन्होंने एक जगह बना दी या सब आ जाओ उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहीं दावत पे जाते हैं, एक तरीका क्या है कि जो खाना पका है वो जाके खा कर आओ, और एक तरीका से अपनी मर्जी से घर से लेकर आ गए, जिससे जो खाना खाए, ठीक है, सब लेकर आया भाई, किसी को जो चीज पसंद आई उससे उसको उतना यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ऐसा ही है, देखो दोनों में फर्क नजर आ रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रही है। इसके अलावा एक और चीज का इसका फीचर है रिच कंटेंट। कंटेंट रिच है। रिच से मुराद यहाँ पर ये होती है कि उसके अंदर तस्वीर भी है, उसमें कलर्स भी है, उसके अंदर इंटरेक्टिविटी भी है। और कोई खास फीचर किसी को नजर आ रहा हो? एनी टाइम एक्सेस तो वेब 1.0 में भी थी। लाइब्रेरी आपकी 24 घंटे खुली रहती है। ये पॉइंट है, इसका वर्ड मुझे जहन में नहीं आ रहा क्या बनेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है सुहा का कि बिल्कुल वेब 2.0 के अंदर आपको ये चीज नजर आ रही है कि इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। इजीली एक्सेसिबल आपके मोबाइल पे भी चल रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले मोबाइल पे वेबसाइट चलाना एक अजाब होता था, सही है। तो पहली वो तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर इसी तरह से आप इसके अंदर गौर करें कि आपने जाकर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बनाना है, और अब तो अकाउंट बनाना भी आसान है। आप जाते हुए कहते हैं साइन अप विद गूगल, उस बटन में क्लिक किया, अकाउंट बन गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, बिल्कुल सही पॉइंट है। एक और चीज इसको मैंने कहा था कोलैबोरेशन, ठीक है। पार्टिसिपेशन से मिलता जुलता है, कोलैबोरेशन से ही चल रहा है। अगर आज हम सब फैसला कर लें कि हमने इंस्टाग्राम नहीं यूज करना, तो वेबसाइट बंद हो जाएगी। वो चली हमारे कोलैबोरेशन से रही है, हम मिलके काम कर रहे हैं। सिर्फ पोस्ट करना काफी नहीं है, व्यूअर्स भी इसमें मौजूद है। ये कोलैबोरेशन हमारी और आपकी कोलैबोरेशन है, तभी तो चल रहा है। आप लोग ना आए, हम जिस क्लास में पहुंचे हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप लोग आए, हम ना आए, तो नहीं हो सकता। हमारी आपकी कोलैबोरेशन चल रही है, तो इसी बुनियाद पे ये पूरा वेब 2.0 चल रहा है। तो एक और चीज हो गई कोलैबोरेशन। और कोई चीज? बस लास्ट एक चीज इसमें मैं बात खत्म करूंगा, वो है टैगिंग। टैगिंग की सपोर्ट आई वेब 2.0 के अंदर। टैगिंग भी अपने वक्त का, अब वही वाली बात, आज आप लोग को लगेगा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टैगिंग से क्या होता है, लेकिन आज के दौर में जो चीज आपको कॉमन लग रही है वो एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। टैगिंग का कॉन्सेप्ट पहले मौजूद नहीं था। इससे पहले चीजों को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग इंसाइक्लोपीडिया वाला मेथड यूज करते थे,
ठीक है, बाकायदा एडिटर बैठा हुआ है, पूरी टीम बैठी हुई है, वो चीजों को डिसाइड कर रहा है कि यार ये वाली चीज इस कंटेंट में इस सेक्शन के अंदर आएगी। यह आपका जो टैगिंग का कॉन्सेप्ट आया कि किसी भी कंटेंट को आप आपस में लिंक करने के लिए उसको कोई लेबल दे दो, खाने की तरकीब है कोई लेबल दे दो। अच्छा, खानों की तरकीबों की वेबसाइट है तो वहां पे भी लेबल्स, सब लेबल्स यूज कर लो। ठीक है, चिकन फॉर एग्जांपल सबको चिकन चिकन कर दिया कि इसमें चिकन को पकाने की तरकीबें मौजूद है फॉर एग्जांपल। अब ये कॉन्सेप्ट, ये वाली चीज क्या हुई, यहाँ पे भी कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, आप लोगों के हाथ में। अपनी मर्जी से जो चाहे हैशटैग यूज कर लो। ठीक है, कल किसी ने सवाल पूछा था सर ये हैशटैग जो है, बस ये हैशटैग का जो है ना, ये एक यूं समझ लें कि बेसिकली ट्विटर ने इंट्रोड्यूस किया ये वाला फॉर्मेट, अब बस ये फॉर्मेट अब इस्तेमाल होने लगा। असल जो चीज थी बस वो थी टैगिंग। ठीक है, ट्विटर ने कहा कि अगर आपने हमारी वेबसाइट पे टैग करना है तो आप लगाओगे हैश, फिर आगे जो है ना कोई सा भी वर्ड लिख दोगे आप, तो वो पूरा एक टैग बन जाएगा। अब हर जगह जो है वो हैश का इस तरह से इस्तेमाल होने लगा। इससे पहले, ट्विटर से पहले कुछ और भी वेबसाइट्स थी जिसका नाम था, एक का नाम था डिलीशियस के नाम से, आप लोगों ने वो यूज नहीं की होगी। उन्होंने क्या किया था टैगिंग के लिए, वो कहते थे अलग से फील्ड होती थी टैग की, आप उसमें जो चीज डालते थे वो टैग बन जाती थी। ठीक है, तो उनका ये तरीका था कि फील्ड दी हुई, फील्ड के अंदर जो फीड करोगे वो टैग कहलाएगा। फील्ड में अगर आपने लिख दिया बुशरा तो बुशरा टैग बन गई, फील्ड में आपने लिख दिया पाकिस्तान तो पाकिस्तान टैग बन गया। ट्विटर वालों ने जिद्दत लेकर आया, उन्होंने कहा यार अलग से कोई फील्ड नहीं है, बस तुम अपना जुमला लिखते रहो, बीच में हैश लगा के जो भी लिखोगे वो टैग बन जाएगा। अब ये चीज लोगों को ज्यादा पसंद आई और यही रिवाज बन गया। ठीक है, यहां पे हमारी बात क्लोज हो गई वेब 2.0। अब हम बात शुरू करते हैं वेब 3.0 क्या चीज है। देखो, इतना इस आर्किटेक्चर में ये समझ में आ गया कि हमारे कंप्यूटर का सर्वर से कम्युनिकेट करना जरूरी है। ठीक है, एक सर्वर होगा उसमें कम्युनिकेट करें। इंस्टाग्राम अगर एक्सेस कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम के सर्वर से जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं। अदील की तस्वीरें कहां पर है, इंस्टाग्राम के सर्वर के ऊपर, ऐसा ही है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस सर्वर को कोई बंदा कंट्रोल कर लेता है, हैक कर लेता है, इसको बंद कर लेता है, ठीक है, अगर वो बंद कर लेता है तो क्या आप अदील की तस्वीरें या अपना अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे? वेब 3.0 ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि चीजें डिसेंट्रलाइज्ड हो, चीजें का कोई एक सेंटर ना हो, ये बजाय सारा एक ही सर्वर पे बहुत सारे हमारे सर्वर्स हो। बुशरा बोर्ड पे जाएगा, हमारे बहुत सारे सर्वर्स हो जिसपे हमारा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट है। अगर एक जगह बंद हो भी जाए तो दूसरी जगह से हमें कंटेंट मिल जाएगा। इसकी एक मिसाल देते हैं तो हम कराची शहर की बात करते हैं। कराची शहर के अंदर आपका जो फॉर एग्जांपल आपके यहाँ सब्जियां वगैरह कहाँ से आती है, बजरिया या आपकी नेशनल हाईवे सुपर हाईवे से आ रही होती है। कराची के अपने अंदर कोई कहीं पे भी आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी। दूध वगैरह आपका कहाँ से आ रहा है, भैंस कॉलोनी से आ रहा है। ठीक है, कराची के अपने शहर के अंदर कहीं पे आपको बाड़े नजर नहीं आते। अब इसका मतलब यह हुआ कि यार भैंस कॉलोनी जो है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गई। सारा हमारा सर्वर कहाँ पर है, भैंस कॉलोनी में। दुकानें, ब्राउजर हमारी क्या है, जो हमारे गली मोहल्ले की दुकान है, ऐसा ही है। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है, अगर कल कला इंडिया में आके भैंस कॉलोनी के ऊपर अपने बम गिरा दिए तो आप तो गए, सही है। आप जो है बच्चे रोते रहे कि चाय नहीं पीने को मिलेगी, आप लोग बैठे हो, ऐसा ही है ना। अच्छा, बीच में सड़क खराब हो जाए, फ्लडिंग हो जाए, अगेन मसला आ गया। अब इस मसले का हल मिसाल के तौर पे हुकूमत कहे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर फ्लैट का हम चंद मिसाल के तौर पे हम 10,000 की आबादी के मकानात होंगे, ठीक है, 10,000 की, ये पूरा इनका रीजन हो गया। उसके बाहर उनका एक रीजन होगा, उसके अंदर यहाँ पे वो जो है उनके एनिमल फार्म भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है उनका फॉर एग्जाम्पल एनिमल फार्म भी है और इनके वेजिटेबल वगैरह भी यहीं पर इनके होंगे, ठीक है। दूसरा इलाका जो है वो यहाँ बना हुआ है, ये आपको फॉर एग्जाम्पल गुलशन हो गया। उन्होंने कहा ये जी नॉर्थ आजाबाद हो गया। अब हर इलाके की अपनी अपनी सप्लाई हो रही है, सही है। सबको कितना फर्क आ रहा है, नॉर्थ आजाबाद की सप्लाई अलग हो रही है, गुलशन की सप्लाई अलग हो रही है। इसी तरीके से हम आगे चले, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल औरंगीटॉन की अपनी सप्लाई लाइन अलग बनी हुई है। अच्छा, सबकी सप्लाई लाइन अलग अलग है, लेकिन उनका आपस में भी कम्युनिकेशन हो रहा है। वो इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है, वो इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। अब मुझे इसमें यह बताओ, इस सिस्टम के अंदर अगर क्या फ्लडिंग की वजह से, क्या अगर औरंगीटॉन में फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है, औरंगीटॉन के अंदर पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, तो क्या उससे नॉर्थ आजाबाद में गुलशन पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये फर्क नजर आया। अच्छा, अगर यहाँ पे नॉर्थ आजाबाद के ऊपर आके इंडिया जो है कोई बम वगैरह गिरा देता है, तो क्या उससे दूसरी आबादी पर फर्क पड़ेगा? तो ये इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एक होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी चीजों को मरकज पे कर दिया, ठीक है, इर्तिकाज होकर चीजों को एक जगह जमा कर दिया। और एक होकर डिसेंट्रलाइजेशन, चीजों को आपने छोटे छोटे हिस्सों में
तकसीम कर दिया। हमारे कॉलेज में डिसेंट्रलाइजेशन की क्या एग्जाम्पल है? क्लासेस, आपको तमाम क्लासेस को सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास का टीचर नहीं आता तो दूसरी क्लासेस मुतासिर होती है? नहीं होती, दूसरी क्लासेस अपनी जगह चलती रहती है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की एग्जाम्पल है। बोर्ड साफ करें, एक मिनट नबी आप करें। वेब 3.0 के अंदर भी उन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया कि हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारा नेट है, उसको डिसेंट्रलाइज कर दें, डिसेंट्रलाइज कर दें, बजाय इसके कि हम सब के सब इंस्टाग्राम के सर्वर से अपनी तस्वीरें लेकर आए। हमारे सर्वर जो है इसको लाखों उसकी कॉपीज बना दो, लाखों, मैं हजारों की बात नहीं कर रहा, लाखों। ठीक है, कुछ कंटेंट आपका एक सर्वर पे, कुछ दूसरे पे, कुछ तीसरे पे। अब जब आपका सर्वर या आप जो है आपका ब्राउजर जो है यहाँ पे उसको मैसेज भेजता है, तो वो जा रही है, वो बिला बेतहाशा, लाखों की मिसाल दे रहा हूँ ना, लाखों की, वो लाखों से जाके आपकी तस्वीरें लेकर आ रहा है। अब मिसाल के तौर पर नबिया की अगर किसी एक सर्वर पर एक तस्वीर है, ठीक है, तो दूसरी तस्वीर दूसरे पर है, तीसरी पर है। अब अगर ये कनेक्शन कम खत्म हो भी जाए तो 2, 3, 4 वो तो उनको मिल रहा है ना, वो तो मिलेगा उनको, एक जगह से उनका मत हुआ ना। उन्होंने इस पर एक और चीज भी की, उन्होंने कहा यार इसकी भी ना कॉपीज बनाओ। तो वन जो तस्वीर मैंने कहा वो इस वाले सर्वर पर है, वो इस पे नहीं है, वो और पे भी है। अब अगर ये बंद हो भी जाता तो उनको पहली तस्वीर कहां से मिल सकती है? दूसरे सर्वर से। ये बात समझ में आई डिसेंट्रलाइजेशन का? समझे? देखो क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर औरंगीटॉन के अंदर अगर भैंसें मर जाती किसी बीमारी से, तो उस वक्त भी वो जाके नाजाबाद वालों से अपना दूध लेकर आ सकते, वो गुलशन वालों से लेकर आ सकते। चीज रुक नहीं रही, दुनिया चल रही है। यही चीज कॉन्सेप्ट है वेब 3.0 का, कि एक सर्वर ना हो, लाखों सर्वर हो। ठीक है, लाखों की तादाद में, हर सर्वर पे थोड़ा थोड़ा डेटा मौजूद हो, उसी की कॉपी भी थोड़ा सब पे मौजूद हो। एक अगर डाउन हो भी जाएगा तो दूसरी जगह से मिल जाएगा। ये चीज है वेब 3.0। वेब 3.0 के कुछ और भी फीचर्स है जिसका एआई से ज्यादा इंटीग्रेट होना। ठीक है, एआई ज्यादा क्लोजली वेब 3.0 के अंदर उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। एक और चीज क्या है कि ये सबके सबका आपस में बात करना जरूरी है। जब लाखों सर्वर्स है तो स्टैंडर्ड्स हमारे ऐसे हो कि आपस में ये सब मिलकर बात कर सकें। ठीक है, ये इसका हो गया। और इसके अलावा इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन हो गई, एआई की इंटीग्रेशन हो गई, और ओपन स्टैंडर्ड्स हो गए, आपस में बात कर सके। इसके अलावा इसका ये भी कोशिश है, इसको टेक्निकल वर्ड है यूबिक्विटी। यूबिक्विटी का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। सुहा का जो पॉइंट था, सुहा ने कहा ना कि ज्यादा एक्सेसिबल है। वेब 3.0 इससे भी ज्यादा एक्सेसिबल। आपकी घड़ी भी जाके कनेक्ट कहां पर हो रही हो? सर्वर से। ठीक है, वेब से कनेक्ट कर रही हो। आपका फिटबिट है जिसके जरिए से आप अपना हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हो वगैरह, वो भी नेट से कनेक्टेड हो। अब आप कहेंगे सर वो तो अभी भी है, इससे भी ज्यादा, वो इससे भी ज्यादा की बात कर रहे हैं। आपका घर की लाइट्स वगैरह सब चीजें नेट से कनेक्टेड हो, मतलब पूरी दुनिया नेट से चल रही हो। ये वेब 3.0 का विजन है। ठीक है, ये इसकी यूनिकनेस है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी सुना होगा, बिटकॉइंस वगैरह सुना था। असल मैं क्रिप्टो करेंसी की डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको इतना बता रहा हूं, उसकी बुनियाद भी डिसेंट्रलाइजेशन पे थी। तो वो जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही थी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, जिसको ब्लॉकचेन का नाम दिया, वो भी यहाँ पे यूज हो रही है वेब 3.0 के अंदर। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की जब भी हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की, तो हमें यूज करना पड़ेगा ब्लॉक चेन। ब्लॉकचेन का एक यूज तो हो गया वेब 3.0, और दूसरा यूज क्या हो गया? क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, ब्लॉकचेन के जरिए से आपने चीजों को डिसेंट्रलाइज किया। जो मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा था, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और वो उसकी एक एग्जांपल वेब 3.0 और दूसरा क्रिप्टो करेंसी। तो जब भी आप वेब 3.0 का लफ्ज सुनेंगे तो आपको उसमें अक्सर ब्लॉकचेन सुनने को मिलेगा। परेशान मत हो जाएगा, आपको क्रिप्टो करेंसी का भी सुनने को मिल सकता है। अगेन परेशान मत होइएगा, बुनियादी बात क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो मैंने अभी नाजाबाद की एग्जांपल दी है, आपको इसको जहन में रखें, डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ जाएगा। अब कोई सवाल? सबा बोर्ड साफ कीजिएगा, दोबारा बोलिएगा आप। ठीक है, अब वेब 3.0 पे एतराज कर रही है, ये कह रही है ना? ओके, वही ना, बस सबा का सवाल है, सबा का बहुत अच्छा सवाल है। सबा कह रही है कि देखिए आपने कहा, सबा मैं आपका सवाल सही समझा, मुझे बताइएगा। सबा कह रही है अभी भी तो यही हो रहा है, बैठे, अभी भी तो यही हो रहा है कि आपका जो ब्राउजर है वो सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, तो पहले और अब में क्या फर्क है? बस ये सवाल है। वेब 3.0 ने ऐसे कौन सा यूनिक काम कर दिया, अभी भी तो हम सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं।
और अभी भी इंस्टाग्राम पूरी की दुनिया को चला रहा था, एक सर्वर पे नहीं चला रहा, उसके अभी भी सैकड़ों सर्वर है। तो सभा का कहना है कि पहले वेब 3.0 ने कौन सा नया काम किया? चीजें मिक्स कर रही है, जवाब सही है। देखो वेब 3.0 के अंदर सैकड़ों से, अभी क्या है आपके इंस्टाग्राम के सैकड़ों सर्वर्स हैं। वेब 3.0 ये कह रहा है कि भाई किसी एक बंदे का कंट्रोल नहीं है। अब वो सैकड़ों की नहीं, वो लाखों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा फर्क है, किसी एक बंदे का कंट्रोल नहीं है। आप जब वेब 3.0 से कनेक्ट हुए, आपका अपना कंप्यूटर भी सर्वर बन गया। मैंने अगर इंस्टाग्राम बनाया वेब 3.0 के ऊपर और आप सब के सब उसमें आ गए, तो आप, मेरा कंटेंट आप लोग के कंप्यूटर्स पे भी होगा, इनके भी होगा, इस पे भी होगा, उस पे भी होगा। फाइजर ने मेरे अकाउंट एप्लीकेशन को यूज करना बंद कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो तस्वीर है वो किसी और के कंप्यूटर पे होगी, वहां से भी मिल जाएंगी। देखो कोई बेसिक, कोई एक बंदा इस कंपनी की बुनियाद नहीं बना रहा। अब ऐसा नहीं हो रहा कि इंस्टाग्राम को जो कंपनी है वो अकेले चला रही हो, भले उसके सैकड़ों सर्वर्स हो। अब क्या हो रहा है कि दुनिया के जितने भी लोग उस नेटवर्क का हिस्सा है, सबके कंप्यूटर्स सर्वर्स बने हुए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लाखों की तादाद में मौजूद है। ओके, आपके अपने जो अभी अगर आप इसकी वेब 3.0 की कोई सी भी ऐप यूज करें, एक ऐप है जिसका नाम है IPFS। मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा था कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहरहाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक है IPFS। अगर आप IPFS यूज कर रहे होंगे तो उसमें यही होता है, मेरा कंप्यूटर अगर IPFS से कनेक्टेड है तो मेरे पास किसी और की भी फाइलें मौजूद है, मेरी फाइल उसके पास मौजूद है। मेरी फाइल को उन्होंने उसके 100 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा, 2 हिस्से उन्होंने इसके पास, 2 हिस्से इसके पास, इधर से इधर किया हुआ है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आमना अशरफ का कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तो मुझे उसकी कॉपी कहीं और से मिल जाएगी। एक ही चेटा को लेकर उसके उधर छोटे छोटे बहुत सारे पीसेस करके लाखों कंप्यूटर से फैला दिए। अब मेरे अपने कंप्यूटर पे भी लाखों लोगों के पीसेस आ गए। ये फर्क है, चीजें डिसेंट्रलाइज हो रही है, किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। अब भैंस कॉलोनी वाले अगर हड़ताल कर भी दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, ये दिस इज अ मेन पॉइंट कि कोई एक बंदा उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। इसकी पाकिस्तान के अंदर इसकी एक और मिसाल आप ले लें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो अभी जैसे आपके वजीर आला जो है वो सारे फैसले कर रहे होते हैं। आपको याद है पाकिस्तान में किसी जमाने में बल्दियाती निजाम भी था, हर जगह के नाजिम थे, मेयर्स थे। अब उस वक्त क्या होता था कि आपके इलाके का नाजिम अगर एक्टिव था तो वो काम करवा लेता था, ठीक है। अब क्या होता है, हर चीज कहां से आ रही होती है, CM की तरफ से, चीफ मिनिस्टर का जो ऑर्डर होता है उस पर चल रहा होता है। ये एक मिसाल है इसकी। चीजें डिसेंट्रलाइज हो गई, अख्तियारात नीचे तक पहुंच गए, तो हर इलाके का नाजिम, हर इलाके का मेयर अपने तौर पे फैसले कर सकता है। ठीक है सबा जी। अब उस फाइल को वो लोग, जब, ये बहुत अच्छा सवाल है सोहा का, इसका मतलब बात समझ में आ भी गई है, थैंक यू। इस सोहा का सवाल ये है कि सर अगर आपके पास, आपके कंप्यूटर पे 10 बंदों की फाइलों के हिस्से पहुंचे हुए और आपकी उनके पास पहुंचे हुए, तो सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सिक्योरिटी का इशू इसलिए नहीं होता कि उसको उन्होंने इंक्रिप्टेड रखा हुआ होता है, तो समझने को हर चीज के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ होता है। तो अगर मैं चाहूं भी, ठीक है, तो मैं किसी और का कंटेंट नहीं देख सकता, और अगर कोई चाहे भी तो मेरा कंटेंट नहीं देख सकता। और चूंकि ये चीजें लाखों में मुनकसिम है, लाखों पे तकसीम किया हुआ है, तो किसी बंदे के पास भी अथॉरिटी नहीं है कि बैठ के डेटा, आप जैसे मिसाल के तौर पर सोहा की तस्वीर के 10 हिस्से कर दिए, अब मैं चाहूंगी तो सोहा की तस्वीर को मिला नहीं सकता। क्यों? तो दुनिया में लाखों लोगों के पास पहुंचे हुए, किस किस को जा जाके मैं उसके पीसेस लेता रहूंगा। बाकी सारा काम पासवर्ड की इंक्रिप्शन के जरिए से उसको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ होता है। मैं जिस पे आप लोगों को पॉइंट बताना चाह रहा था, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक सवाल मुझसे लोगों ने किया था कि मैंने कहा था कि सर 1997 के अंदर HTML का स्टैंडर्ड बना था। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, जो आखिरी टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ, कि हमने बात की थी HTML स्टैंडर्ड्स की। उस वक्त लोगों ने मुझसे कहा था सर ये HTML स्टैंडर्ड से आपकी क्या मुराद है, और मैंने कहा था W3C बना था, W3C ने स्टैंडर्ड बनाए थे। तो आपने कहा था कि सर ये स्टैंडर्ड से क्या मुराद है। यार देखो, मुझे एक बात बताओ कि समोसा जो है ये अंग्रेजी का लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज है? उर्दू का लफ्ज है। इंग्लिश की डिक्शनरी में देखिएगा, वहां पे आपको समोसा मिल जाएगा। जुगाड़ इंग्लिश का लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज है? या आपको अब डिक्शनरी में मिल जाएगा, पहले नहीं था। पुरानी डिक्शनरीज को उठाएंगे, उसमें समोसा आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको जुगाड़ नहीं मिलेगी। होता क्या है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है, हमने बातचीत करना शुरू की, आगे चल के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबान के कवायद जवाबित लिखते हैं, ग्रामर लिखते हैं, या आपको सफदर साहब ने बताया होगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनका जिम्मे, जो आगे लैंग्वेज हम बोल रहे होते हैं, उर्दू जबान कैसे बनी, लोग आपस में बातें करते रहे, उर्दू जबान बन गई। आगे चल के ऐसे लोग आए जिन्होंने बाकायदा उर्दू जबान के कवायद जवाबित लिखे, उन्होंने उर्दू जबान की लुगत लिखी, HTML बन गई थी।
आगे चल के कुछ लोगों ने उसके कवायद जवाबित लिखे, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। वक्त के साथ साथ स्टैंडर्ड में तब्दीलियां भी आती है। अंग्रेजी की लुगत में पहले समोसे का लफ्ज नहीं था, जुगाड़ का लफ्ज नहीं था, अब सबसे पहले समोसा आया, वक्त के साथ साथ अब उसमें जुगाड़ का लफ्ज भी उन्होंने ऐड कर दिया है। तो मकसद क्या हुआ इस बात का कि ये यहाँ पे स्टैंडर्ड समझ में आ गया। HTML बन गई थी, टिम बर्नर्स-ली ने बनाई, वक्त के साथ साथ लोगों ने उसमें अपनी तरफ से चीजें डालने लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दुआ ने कहा कि यार अगर आपने चीजें बोल्ड करनी हो ना तो आप लिखना BOLD, बीच में जो भी लिखना लिख देना कुछ और यू कर देना। अब राबिया ने कहा इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ बी लिखो, ठीक है। अब कुछ लोग मिलकर बैठे, उन्होंने कहा भाई ये स्टैंडर्ड हम बनाएंगे, कि तुम सब ने अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हो, किसी ने इस तरह से लिख रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है, हम बताएंगे कि लुगत क्या है, हम बताएंगे ग्रामर क्या है, और हम सब ने हमारी ग्रामर को फॉलो करना है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड। और ये HTML के वक्त के साथ साथ स्टैंडर्ड्स बनते चले गए। पहले एक स्टैंडर्ड बना HTML 2.0, फिर एक और स्टैंडर्ड बना HTML 4.0, तो ये स्टैंडर्ड्स आते गए, ठीक है। कोई सवाल? फिर आखिरी चीज किसी ने पूछी थी W3C क्या चीज होती है। मैंने कहा था ना स्टैंडर्ड बनाने वाले का नाम था, जो तंजीम थी, जो ग्रुप था जो स्टैंडर्ड बना रही है, वो है W3C के नाम से। W3C, देखो W3C क्या मतलब है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब। 3 W आ गए, उन्होंने उसको कर दिया W3। और C का मतलब होता है कंसोर्टियम, कंसोर्शियम भी कहते हैं इसको बात तलफ़ुज़ के अंदर। मुख्तलिफ कंपनीज अगर मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, पार्टनरशिप बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं कंसोर्शियम। W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की कंसोर्शियम। मुख्तलिफ कंपनीज मिलकर बैठी, जिसके अंदर टिम बर्नर्स-ली साहब भी है, वो उसको लीड कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी उसमें है, एप्पल भी उसमें है, मोजिला भी उसमें है, गूगल भी इसमें है, ठीक है, याहू भी उसमें, बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर आ गई। ये मिलकर एक कंसोर्शियम बना, उसका नाम रखा W3C। उन्होंने कहा भाई तुम सब जो है ना अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, हम मिलकर स्टैंडर्ड बनाते हैं, हम हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा। ओके, इसके साथ अब हमने जो आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस थे हमसे, फायदा ये सवाल आते आपने जब मुझे सेंड किए थे, हमने सवाल को कवर कर लिया। ब्रेक के बाद आप लोग की अटेंडेंस लोग का ब्रेक शुरू हो चुकी है। ब्रेक के बाद अटेंडेंस जब भी आप लोग की यही लैब पे आ जाएगा, जल्दी आइएगा, ठीक है, ताकि हम जल्दी से चीजों को कवर करें। लैब के SOPs पे भी हमें बात करनी है, ठीक है, और दैट्स इट। उसी वक्त मैं अटेंडेंस ले लूंगा आप लोग की, ठीक है। अटेंडेंस आज लगवाना जरूरी है, एंड यू नो व्हाई। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब देखिए हमने बहरहाल वेब 2.0 समझ लिया। वेब 3.0 के अंदर इस बात को समझना जरूरी है, ये ना कहें कि एक से ज्यादा सर्वर होते हैं। देखो सर्वर तो अभी भी एक से ज्यादा होते हैं। इंस्टाग्राम, गूगल को अरबों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में कौन सा एक कंप्यूटर ऐसा है जो अरबों लोगों को सर्व कर सके? कौन सा ऐसा वेटर है जो अरबों लोगों को सर्व कर सके? तो अभी भी एक से ज्यादा सर्वर होते हैं। बुनियादी मकसद यह है कि भाई डिसेंट्रलाइज, ठीक है, चीजों को उन्होंने लाखों में तकसीम कर दिया, कोई एक बंदा कंट्रोल में नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है। देखो इस बात पे जोर दो, मरियम खान लिखने की जरूरत नहीं है, इस बात पे जोर दो कि डिसेंट्रलाइज है, कोई एक बंदा कंट्रोल में नहीं है, देयर इज नो ओनरशिप। कोई एक बंदा आगे चल के उस चीज को बंद नहीं कर सकता। डेटा आपका है तो आप उसके कंट्रोल पर है। अभी आप लोग फेसबुक के ऊपर अपना डेटा, अगर आप चाहें कि हमारी तस्वीर डिलीट हो जाए, ठीक है, फेसबुक पे ये डेटा आपका मौजूद रहता है, आप उनसे रिक्वेस्ट करके पूरा डेटा वहां से उनसे फैच कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, जब फेसबुक के पास डेटा चला गया तो फेसबुक उसका कंट्रोल में है। फेसबुक या गूगल वाले आपकी तस्वीरों के साथ जो चाहे करें। अब आप लोग को नजर आता है गूगल फोटोज वगैरह में फेस रिकॉग्निशन का फीचर है। इवन अगर जिन खवातीन ने नकाब भी लगाया होता है, फेसबुक गूगल जो है वो आपके उस चेहरे को फिर भी पहचान लेता है। ये बात मालूम है, फेशियल रिकॉग्निशन हो रहा है। उन्होंने ये सब चीजें AI को कहां से ट्रेन किया? आप ही की तस्वीर पे। जो हम तमाम तस्वीर अपलोड करते रहे, अपनी तस्वीरें, अपने घर वालों की तस्वीरें, 5 साल की उम्र में हम ऐसे थे, 15 साल की उम्र में ऐसे हो गए, 25 में ऐसे हो गए, हर चीज को उन्होंने यूज किया, एनालाइज किया। डेटा आपका था लेकिन ओनरशिप उन्होंने ले ली, कंट्रोल उन्होंने ले लिया। वेब 3.0 का प्रॉमिस ये है, उनका दावा यह है, उनका वादा यह है कि भाई आपका डेटा है, आप उसके कंट्रोल पर है। डेटा अगरचे लाखों कंप्यूटर्स में तकसीम होगा, लेकिन कोई आपकी मर्जी के बगैर उसको यूज नहीं कर सकेगा। कोई आपको आपकी मर्जी के बगैर आपकी वेबसाइट शट डाउन नहीं कर सकता। क्या आजकल ऐसा नहीं होता कि वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं? अभी कुछ ऐसे पहले पाकिस्तान में व्हाट्सएप को एक्सेस करने में प्रॉब्लम था या नहीं? क्या ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारी वेबसाइट्स को आप एक्सेस नहीं कर पाते, हुकूमत ने बंद किया होता है? वेब 3.0 ये कह रहा है कि हमारा प्रॉमिस है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर देने की जरूरत है। अच्छा, अब एक और चीज समझो, मैंने मिसाल दी थी ना कि नाजाबाद का अपना सिस्टम है, ठीक है, गुलशन का अपना सिस्टम है और औरंगी टाउन का अपना सिस्टम है, ये मैंने एग्जांपल दी। अब तुम ये समझो, मिसाल के तौर पे हमने कहा चलो स्कूलिंग सिस्टम भी ऐसे ही कर लो। अब मिसाल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ा के अंदाजा होता है, जैसे 2.5 वालों को जब मैं पढ़ाता हूँ ICT, तो मुझे अंदाजा होता है कि यार उन लोग को कंप्यूटर लिटरेसी भी पढ़ाना चाहिए, उनके कोर्स में कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, वो लोग ICT नहीं पढ़ पाते, सही। अब ये चीज मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। ये जो कोर्स बनाने वाले हैं कराची यूनिवर्सिटी में, जब तक उनको होश नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दिया, हमने कहा जी ये नाजाबाद का स्कूल है या कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो अपनी मर्जी से सिस्टम बना सकते हैं, ये जो है गुलशन का अपनी मर्जी से कर सकता है। अब उसमें देखो एक मसला हो रहा है, यहां से गई फॉर एग्जाम्पल अरीशा गुलशन, गुलशन पे जाके अरीशा ने कहा कि मैं तो PhD कर चुकी हूँ नाजाबाद से। अब गुलशन वाले कैसे इस चीज को वेरीफाई करेंगे? ये मसला आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, यहाँ पे तो गुलशन और नाजाबाद की बात करें, हम दुनिया की बात करें, आप यहाँ से नॉर्वे चले जाए, नॉर्वे जाके क्लेम करें कि जी मैंने पाकिस्तान के डेरा गाजी खान के फला मोहल्ले में फला यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, वो किस तरह से वेरीफाई करेंगे? ये इशू आ रहा नहीं आ रहा? ठीक, देखो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक मसला सामने नजर आ रहा है कि एक मसला हो रहा है, एक बंदा कुछ क्लेम कर रहा है, हम उसको वेरीफाई कैसे करें? हमने दूध की एग्जाम्पल दी थी, नाजाबाद वालों ने कहा कि यार हमें दूध भेज दो गुलशन से, गुलशन वाले ने कहा जी हम आपके लिए 200 लीटर भेज रहे हैं। नाजाबाद पहुंचा और उन्होंने कहा यार आपने तो हमें 150 लीटर भेजा, हम कैसे इस चीज को वेरीफाई करें? डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये मसला आता ही नहीं आता, ये मसला होगा नहीं होगा, हर बंदा अपनी जगह अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो कैसे हम वेरीफाई करेंगे? इस मसले के हल के लिए स्टैंडर्ड जो है जिस चीज को बनाया गया उसका नाम है ब्लॉकचेन। अब समझ में आई बात मरियम? ब्लॉकचेन का मकसद यही है कि भाई जब लोग मुख्तलिफ पहाड़ों में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इलाकों में अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम का तमाम अपनी अपनी जगह डेटा कर रहे हैं, डेटा अपनी अपनी जगह डाल रहे हैं, लेकिन किसी को उसमें 2 नंबरी करने का मौका नहीं मिल रहा। ब्लॉकचेन की खसूसियत है कि अब अगर अरीशा जाके गुलशन में कहती है कि मैं नाजाबाद से PhD करके आई हूँ, वो नहीं कर सकती। डेटा सारा का सारा इस तरीके से आपस में मर्ज हो रहा है कि जी डेटा वहां पे वो वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर किसी ने 2 नंबरी की, अरीशा के रिश्तेदार बैठे हुए नाजाबाद के अंदर, उन्होंने कहा तुम मसला नहीं, तुम जाओ मैं डेटा अपडेट कर दूंगा, उन्होंने यहाँ से डेटा अपडेट किया, लेकिन वहां पर पता चल गया कि 2 नंबरी हो रही है। ब्लॉकचेन की ये खसूसियत है, कोई भी बंदा उस डेटा को टेम्पर नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, ये ब्लॉकचेन की खसूसियत है। नाजाबाद वालों ने, अगर गुलशन वालों ने 200 लीटर मिल्क भेजा तो नाजाबाद वालों के पास डेटा आ रहा है, बीच में कोई गड़बड़ होगी वो देख सकते हैं। ये कमाल है ब्लॉकचेन का। अब समझ में आपको आना चाहिए कि वेब 3.0 ब्लॉकचेन को क्यों यूज करता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन जहां भी होगी वहां पे उनको ब्लॉकचेन यूज करना पड़ेगा। जहां भी सिक्योरिटी चाहिए होगी वहां पे हमें SSL यूज करना पड़ेगा, जहां भी हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, वहां पे हमें ब्लॉकचेन यूज करना पड़ेगा। तो वेब 3.0 ब्लॉकचेन को यूज करता है, लेकिन ब्लॉकचेन और भी लोग यूज करते हैं, मसलन क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन को यूज करता है, NFT वो भी ब्लॉकचेन को यूज करता है, लेकिन ब्लॉकचेन का बुनियादी मकसद समझ में आ गया, ठीक है। अब बुनियादी मकसद समझ में आ गया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को इनेबल करना। अब आप लोग अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह में ये बिल्कुल मत बोले कि हम वेब 3.0 के अंदर एक से ज्यादा सर्वर होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का वर्ड यूज करें, एक से ज्यादा सर्वर वाली बात ना करें, एक से ज्यादा सर्वर तो अभी भी होते हैं, यू नीड टू से डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। अच्छा, अब हमने वेब 3.0 भी कवर कर लिया, हमने W3C भी कवर कर लिया था। W3C 3W, W3 इसका नाम रखा, C का मतलब कंसोर्शियम, ठीक है। ये पूरी टीम्स मिलकर बैठ गई, मिलकर वो लोग स्टैंडर्ड बना रहे, कैसे मिलकर लोग लुगत या ग्रामर को तरतीब देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप में से अक्सर के सामने कंप्यूटर्स खुले हुए, अब हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, अब हम बात करें ब्राउजर के हवाले से। देखो अब तक जितना कुछ भी हमने पढ़ा, वेब 2.0 पढ़ा, हम वेब 3.0 पढ़ा, जावास्क्रिप्ट पढ़ा, CSS पढ़ा, तमाम की तमाम चीजें किस में चल रही है? ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर हमारा गेटवे है, वो दरवाजा है जिससे हम लोग नेट की दुनिया में दाखिल होते हैं। एक दफा दाखिल हो गए तो उसके अंदर जाके हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ब्राउजर एक इंतहाई क्रिटिकल टूल तो है, इसमें कोई शक। जब ब्राउजर पहली दफा बनाया टिम बर्नर-ली ने, तो उन्होंने उसके अंदर उस वक्त रखा है HTML की सपोर्ट, हमें मालूम है, हमने कहा कि आगे चल के आ गई मोज़ैक के अंदर इमेजेस की सपोर्ट, आगे चल के उसके अंदर नेटस्केप के अंदर क्या क्या सपोर्ट आ गई? कुकीज की और SSL की। अब आगे चल के उसके अंदर फिर जावास्क्रिप्ट की सपोर्ट आ गई,
CSS की सपोर्ट आ गई। वक्त के साथ साथ आपका ब्राउजर के अंदर बेताज फीचर्स आते चले गए। इस वक्त ब्राउजर एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। पहले एक बंदे ने बना लिया था, ठीक है, उसके बाद भी शुरू के 5-6 साल चंद लोग मिलकर बना रहे थे। आज ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आज के दौर में, आज की दुनिया के अंदर ब्राउजर एक इतना कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है कि आपको एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। हजारों लोग उस पर मिलकर काम कर रहे होते हैं, उसके इतने सारे कंपोनेंट्स हैं। एक बंदा काम कर रहा होता है HTML के ऊपर, ये दूसरा काम कर रहा होता है CSS के ऊपर। अब HTML के इतने सारे स्टैंडर्ड्स भी है, सबको देखना है। अच्छा, ये भी देखना है कि अगर मिसाल के तौर पर दुआ ने वेबसाइट बनाई और उन्होंने HTML का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो हम ये नहीं करेंगे कि यार उसको वेबसाइट नहीं दिखा रहे, हम दिखाएंगे, सही है, लेकिन अब उसमें हम खुद फैसला करें कि यार उसने गलत तो लिखा हुआ है, लेकिन चलो उसको फिर भी सही करके दिखाओ। तो ब्राउजर पे ये भी काम हो रहा है, जो सही है वो भी दिखाना है, और अगर कुछ गलत हो जाए तो वो भी दिखाना है। SSL भी दिखाना है, SSL वाली वेबसाइट है उनको भी दिखाना है, लेकिन अगर SSL वाली वेबसाइट ना हो उसको भी दिखाना है। देखो, एक के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती जा रही है। कुकीज की टेक्नोलॉजी आई, उसको भी करना है। कुकीज के बाद दूसरी टेक्नोलॉजीज आई, फॉर एग्जांपल JSON वेब टोकन्स किसे कहते हैं, जॉट कहते हैं, वो भी आई, ठीक है, उसको भी सपोर्ट करना है। तो ब्राउजर के पक्ष पर इस वक्त बहुत सारा काम चल रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि यार आप लोग अगर गौर करें, आप लोग जो फेसबुक अगर मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पे वो ब्राउजर ही चल रहा है। ये अलग बात, उसको उन्होंने काट पीट के लिमिट कर दिया कि ये हमारा सिर्फ फेसबुक चले। आपसे उस दिन बात हुई थी गूगल की ऐप के बारे में, तो गूगल की ऐप भी बुनियादी तौर पे ब्राउजर ही को यूज कर रही है, उसको उन्होंने काट पीट के कर दिया। वो फुल ब्राउजर नहीं है, लेकिन वो ब्राउजर के फीचर्स यूज कर रहे हैं। अब पहले एक जमाना था कि आप ब्राउजर के अंदर सिर्फ टेक्स्ट पढ़ सकते थे, आज आप उसी ब्राउजर में वीडियो भी देख रहे हैं, आप उसी के अंदर चैट भी कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP, राइट। लेकिन आप लोग ब्राउजर में फाइलें डाउनलोड तो कर रहे होते हो ना, क्या वो FTP से हो रही होती है, वो HTTP से हो रही है। यही बताना चाह रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ उसमें इतनी चीजें आती गई, इतनी जिद्दत आती गई कि ब्राउजर ये सारे काम कर रहा है। मेरा जो लैपटॉप है, मेरे पास जो मैं कॉलेज लैपटॉप लेकर आता हूँ अपने, बहुत हल्का सा लैपटॉप है, 21,000 का मैंने परचेज किया, बहुत हल्का है, लेकिन प्रोसेसर के एतबार से बहुत हल्का है, ठीक है। मैंने क्यों परचेज किया, मैंने कहा यार कॉलेज में जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा सारा काम ब्राउजर में होता है, मुझे बस ब्राउजर चलाना है। मैंने इसके अंदर विंडोज लाइट को इंस्टॉल किया, बहुत हल्की सी विंडोज होती है। दूसरा मेरे पास एक और ऐसे ही है, उसके अंदर मैंने लिनक्स को इंस्टॉल किया हुआ है, बहुत हल्का सा एक वर्जन है लिनक्स का, उसको चला रहा हूँ। वजह क्या, मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर चलाना है। मैं उस ब्राउजर को खोलता हूँ, उसमें मेरी गूगल डॉक्यूमेंट्स भी है, उसमें मेरी शीट्स भी है, अटेंडेंस की शीट जो आप लोग देख रहे हैं, उसके अंदर मैं डिजाइनिंग का भी काम कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं अपने नोट्स भी डेवलप कर रहा हूँ। सारा का सारा मेरा काम ब्राउजर में हो रहा है। हमारे कॉलेज के अंदर अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर लैपटॉप लेना है, कौन सा ले। मेरा उनको यही मशवरा जब होता है कि देखो, बुनियादी मशवरा ये होता है कि यार आपको सिर्फ ब्राउजर चलाना है, आपके सारे काम ब्राउजर में हो रहे हैं, आपको ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, तो आपको इतना कोई हैवी इवन 40,000 भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आराम से आप 8-10 हजार वाला क्रोमबुक उठाए जिसके अंदर ब्राउजर चल रहा होगा, बात करेंगे। लेकिन कहना ही चाह रहा हूं, एक ब्राउजर आपके तमाम काम करके दे रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, आप लोग अपने पास, हमने बात की क्रोम ब्राउजर की, फायरफॉक्स की हमने बात की थी। इस वक्त आप लोग के जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कौन से ब्राउजर नजर आ रहे हैं, अदिल इधर आ जाओ, ये ऑन है। अच्छा, अगर आप लोग के पास एडमिन स्क्रीन पे रुके हुए तो स्टूडेंट फैकल्टी नजर आ रहा है, स्टूडेंट फैकल्टी राबिया, स्टूडेंट फैकल्टी देखो, अदिल इधर है, अदिल फाज इधर आ जाए बस। जिनको नहीं नजर आ रहा उनका मसला नहीं है, राबिया के बराबर में स्टूडेंट फैकल्टी नजर आया, ये रहा ना, इस पर क्लिक करें। हमारे जो कॉलेज के कंप्यूटर्स है इसको हमने इस तरीके से सेट किया हुआ है कि इसके अंदर एडमिन का अकाउंट है, एडमिन के अकाउंट के अंदर आप लोग को एक्सेस नहीं होती, तो स्टूडेंट फैकल्टी का अकाउंट है उसमें आपको एक्सेस होती है। कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट फैकल्टी के अकाउंट के अंदर लॉग इन कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये सारे काम आप ही लोग ने करने, ये जितनी भी विंडोज की इंस्टॉलेशन हमने स्टूडेंट से करवाई है, उनसे विंडोज की इंस्टॉलेशन कराई थी, इंशाल्लाह ताला आप लोग से लिनक्स की इंस्टॉलेशन भी करवाएंगे, ठीक है, ताकि कल कला ये ना हो कि आप लोग जाके दुकानों पे लैपटॉप लेके जा रहे हो कि मेरे लैपटॉप पे विंडोज इंस्टॉल कर दो। आप लोग के सब चीजें आने चाहिए, ठीक है, आप लोग के सब आना चाहिए। अब इसमें कौन सा ब्राउजर नजर आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर कोई ब्राउजर नजर आ रहा है, नीचे एक टास्क बार बनी हुई है, इसमें ब्राउजर कौन सा नजर आ रहा है, पावर पॉइंट है ना, ब्राउजर कौन सा है, ब्राउजर कौन सा है, एक वी बना हुआ है, वी विवाल्डी ब्राउजर है,
वी बना हुआ है ना, वी, ये विवाल्डी ब्राउजर, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे हमने विवाल्डी ब्राउजर इसलिए यूज किया है, इंस्टॉल किया है कि आप लोगों को पता चले कि भाई दुनिया में एक से ज्यादा ब्राउजर्स मौजूद है, सिर्फ क्रोम ही नहीं है। देखो विवाल्डी ब्राउजर को देने की वजह या रखने की वजह यह है कि आप लोगों को यह पता चले कि भाई यहाँ पे एक से ज्यादा ब्राउजर मौजूद होते हैं, दुनिया में एक से ज्यादा ब्राउजर है। आप लोग क्रोम के आदी हैं, एज के आदी हैं, ठीक है, फायरफॉक्स के आदी हैं, आप लोग को नए ब्राउजर्स का पता चले। अब हम बात करते हैं यार ब्राउजर के अंदर आप लोग को कौन कौन से फीचर्स या फंक्शंस नजर आ रहे हैं। जी, ब्राउजर में कौन से फंक्शंस नजर आ रहे हैं, कौन कौन से चीजें होती है ब्राउजर के अंदर। देखो ये सारे फीचर्स आपके ब्राउजर हैंडल कर रहा है, वो जो मजबूरी तौर पर आप लोगों को बेसिक बात समझ में आ गई है। एक जो चीज जिसको समझना जरूरी है, जिसको आप लोगों ने मेंशन नहीं किया, कुकीज से आपको पता चलना चाहिए, उस चीज का नाम है प्राइवेट विंडो। ये फीचर होता है। अब प्राइवेट विंडो कह लें, इनकॉग्निटो विंडो कह लें, ठीक है, या इन प्राइवेट विंडो, हर ब्राउजर ने अपना अपना नाम रखा हुआ है। आजकल यही दो नाम चल रहे, प्राइवेट विंडो या इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो का मतलब भी क्या कि जी आपकी कोई शनाख्त नहीं है। इसमें से, इस तमाम फीचर्स में से प्राइवेट विंडो को समझना जरूरी है। आप लोग जब यहाँ लैब में भी आएंगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग प्राइवेट विंडो में काम करके जाएं, ताकि कल कला ये ना हो। जब मैं इस लैब में आया तो वो कंप्यूटर जो था उसको मैंने जब ऑन किया तो उसमें एक टीचर का ईमेल खुला हुआ था। अब मैं अगर उस टीचर की ईमेल से किसी को भी मैसेज करूंगा, तो पटांग मैसेज कर दूं, तो क्या होगा, लोग कहेंगे कि तला ने भेजा, उस टीचर ने भेजा है, उस टीचर ने भेजा है। ये कितनी बुनियादी गलती है जो यहाँ पे इवन हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे कर रहे होते हैं। बैठ जाओ। अब इसके पीछे, अब इस गलती से बचने के लिए मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब भी यूज करें प्राइवेट विंडो को यूज करें। प्राइवेट विंडो का फीचर है क्या, वो करता क्या है प्राइवेट विंडो। प्राइवेट विंडो का जो बुनियादी मकसद है कि यार हम आपकी हिस्ट्री को याद नहीं रखेंगे, और जैसे ही प्राइवेट विंडो क्लोज होगी हम सारी कुकीज को खाली कर देंगे। बस प्राइवेट विंडो ये दो काम करता है, ना हिस्ट्री याद रखेंगे ना कुकीज को याद रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, यूं समझिए अगर आप बुरके में, और बुरका भी वो वाला जो होता है जो अफगानी औरतें पहनती हैं, उसमें आप चले जाए लकी वन, ठीक है। अब आप उसके अंदर मनाहिल सुहेल साहबा है या फहाद है, हमें तो नहीं पता, ठीक है। कहीं भी चले जाए हमें कुछ नहीं पता चलेगा कौन कौन सी दुकानें पे गई, कहाँ कहाँ गई। हमने जाके बोला यार फहाद आया था, फहाद के बड़े भाई पहुंच गए, यार वो कॉलेज नहीं जाता आजकल, यहाँ पे आया हुआ आया था, हमें तो नहीं पता फहाद था कौन भाई, हमने तो देखा भी नहीं। ऐसा ही है, फहाद ने वहां जाके जो चीजें परचेज की दुकानदार को भी नहीं पता कि याद रखेगा अच्छा ये बंदा फहाद है, ये आया था, उसने ये कपड़े खरीदे, ये किया होगा, उसको कुछ याद ही नहीं है। बुरके में कौन है उसको क्या पता, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कॉग्निटो विंडो में हो रहा है। एक दफा फहाद वहां से बुरके में बाहर चले गए, अब उसकी ना कोई हिस्ट्री महफूज है, कौन कौन से स्टोर्स में गया था ये नहीं पता, किसी स्टोर में जाके क्या परचेज किया ये नहीं पता। ये चीजें क्या है, किस चीज, इस ब्राउजर के अंदर ये चीजें किससे मिलती है हमें, प्राइवेट विंडो के अंदर। लेकिन एक बात है, फहाद ने वहां जाके फॉर एग्जाम्पल उन्होंने खरीद ली वहां पे कपड़े खरीदे, चलो ठीक है, कपड़े खरीद के वो घर पे आ गए, सही। अब भाई उनको देख तो सकते कपड़े आए कहां से तुम्हारे पास, ऐसा है नहीं। जो कपड़े उन्होंने खरीदे इनकॉग्निटो मोड के अंदर छुप के, वो कपड़े तो नहीं छुप रहे ना, ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ प्राइवेट विंडो के अंदर आपने कोई फाइल डाउनलोड की तो वो फाइल तो मौजूद है ना, वो फाइल कंप्यूटर में मौजूद है, वो खुफिया फाइल नहीं है। आपने जाके फॉर एग्जाम्पल आप गए और आपने जाके, मिसाल के तौर पे आपने प्राइवेट विंडो पे जाके क्या काम किया, कौन सा काम करेंगे प्राइवेट विंडो पे, आप लोग को एग्जाम्पल इस वक्त नहीं आ रही, मासूमा को एग्जाम्पल दे जल्दी से, प्राइवेट विंडो पे कौन सा काम करेंगे। प्राइवेट विंडो पे जाके फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गेम डाउनलोड कर लिया, आपने, हमने मना किया कॉलेज में आपने गेम नहीं खेलना, फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइवेट विंडो में खोल के किया, हमें नजर नहीं आया, लेकिन गेम डाउनलोड हो गया तो नजर तो आ गया ना। अब हम कह सकते हैं ना कि भाई इस कंप्यूटर पे तो भाई उस दिन आप बैठी हुई थी सोहा, ये गेम कैसे आ गया इसके अंदर, इसका मतलब है गेम आपने डाउनलोड किया था। प्राइवेट विंडो क्या, सारे काम आप कर सकते हैं प्राइवेट विंडो के अंदर, प्राइवेट विंडो में आप सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम आप जो डाउनलोड कर रहे हैं वो कंप्यूटर में सेव हो रहा है। वो डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं वो खुफिया है, सिर्फ दो काम है, हिस्ट्री महफूज नहीं हो रही और कुकीज महफूज नहीं हो रही। फहाद दुकान में पे दुकानों से उन्होंने कार्ड्स लिए, या विजिटिंग कार्ड दे दो, मैं कभी दोबारा आऊंगा तो मैं जहन में इस दुकान पे मैंने जाना है, ठीक है। सईद गनी फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है सईद गनी भी जाके मैंने जाके अपने लिए मेहंदी खरीद के लानी है, फॉर एग्जाम्पल फहाद ने कार्ड ले लिया, कार्ड क्या था, बुक मार्क्स थे हमारे, वो बुक मार्क्स भी महफूज है,
वो भी डिलीट नहीं हो रहा। फाइल जो डाउनलोड की, जो चीजें परचेज की वो खत्म नहीं हो रही, जो चीजें आपने वहां पे जाके कार्ड जमा किए वो भी खत्म नहीं हो रहे। एक और चीज भी है, वहां जाके दुकान पे अगरचे फाद बुरके पे गए, वहां जाके जब पेमेंट का वक्त आया तो फाद ने निकाल के दिया अपना कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पे लिखा हुआ फाद, उसने देख लिया, उसके अकाउंट में भी आ गया कि जी इतने बजे 12:25 पे ट्रांजैक्शन हुई थी जो कि फहाद के कार्ड से हुई है, इसका मतलब फहाद यहाँ पे आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट विंडोज है वो कोई बहुत खुफिया नहीं है, ठीक है। आप ये ना समझे कि प्राइवेट विंडो के अंदर बैठ के हम हुकूमत पाकिस्तान को हम बुरा भला कहेंगे तो हम गिरफ्तार नहीं होंगे, आप ये ना समझे। आप ये ना समझे कि प्राइवेट विंडो पे जाके हम कोई इलीगल काम करें, हम ड्रग्स को ऑर्डर करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, आपने कार्ड से पेमेंट की वो पता चल जाएगी, सही है। तो प्राइवेट विंडो इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं होती। बुनियादी मकसद क्या कि जैसे ही विंडो बंद हुई आपकी सब हिस्ट्री क्लोज हो गई। अब आप लोग जब यहाँ कॉलेज में आके इस पे काम करेंगे तो इसका क्या फायदा होगा कि आप लोग, लाइट चली गई, कंप्यूटर शट डाउन हो गए, जब कंप्यूटर ओपन होगा तो आपकी हिस्ट्री महफूज, आपका जो अकाउंट है उससे लॉग आउट हो चुके होंगे। आपने यहाँ आकर अपना जीमेल अकाउंट खोला हुआ है, अब ये इश्यू होता है सर वो मैं बच्चे जा रहे होते, सर वो मेरा अकाउंट था वो लाइट चली गई, नेट बंद नहीं चल रहा, आप सर उसको बंद कर दीजिएगा, तो भाई इसकी नौबत ही नहीं आएगी। प्राइवेट विंडो खोली हुई है, लाइट चली गई, कंप्यूटर शट डाउन हुआ, अगली दफा विंडो खोलेगी तो वो डेटा महफूज मौजूद नहीं होगा, ठीक है। कभी भी किसी का कंप्यूटर यूज करें हमेशा कोशिश करें कि प्राइवेट विंडो के अंदर काम करें, ठीक है जी। आमना बिल्कुल सही है, बिल्कुल फाद ऐसा कह सकते हैं, तो ठीक है, फाद की अम्मी ने आके अगर अपना उसका कार्ड यूज कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है? मकसद ये है कि भाई इतनी हिफाजत तो नहीं है ना, मैं कहना के चाह रहा हूँ जो बुनियादी बात है कि हम बुरका पहन लेने से हम ये ना समझे कि हम 100% महफूज हो गए, दैट्स माई प्लान, दैट्स माई पॉइंट, ठीक है। आप ये ना समझे कि आप बिल्कुल छुप गए, बस ये मैं इतनी बात बताना चाह रहा हूँ। अभी भी यही है कि अगर कोई प्राइवेट विंडो के अंदर कोई काम कर रहा है तो ये ना समझे कि जी आप 100% आप हिफाजत में आ गए, हुकूमत को नहीं पता क्या कर रहा है, ऐसा नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इवन अगर आप लोग के नेट पे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, वीपीएन का इश्तेहार आता है, तो वीपीएन आपसे कहता है कि आप 100% सिक्योर है, वो झूठ बोल रहे होते हैं, उनकी भी बात गलत है। तो आपको अगेन वही वाली बात है, कंप्यूटर लिटरेसी के स्टूडेंट की हैसियत से आपको बुनियादी बातों का इल्म हो कि भाई कौन सी चीज कितनी सिक्योरिटी फराहम करती है। यहाँ जो कुछ हम लोगों ने देखा है उसकी रोशनी में मैं इतना जरूर कहूंगा, इतना जरूर पता हो कंप्यूटर पे जब भी काम कर रहे हो, स्पेशली जो आपको ऑन नहीं करते, आप लोग कल आप लोग अपने लैपटॉप्स लेकर आएंगे, आपको होगा यार मुझे ईमेल चेक करनी है, आपने कहा कि अलीशा अपने लैपटॉप पे ना जरा विंडो खोलना, मैं ईमेल चेक कर लूँ, आप प्राइवेट विंडो खोलें। आपने व्हाट्सएप भी अगर खोलना है तो प्राइवेट विंडो के अंदर उसके अंदर करके लॉग इन करें, ठीक है। कॉलेज में करें तो इस तरह से करें, ये बताने का मकसद है। ये अगर चीज समझ में आ गई इंशाअल्लाह आपको आगे इसका बहुत फवायद होंगे। आप लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप लोग को वैसे भी लाइब्रेरी, डिजिटल लैब्स होती है, डिजिटल कंप्यूटर्स आप लोग को एक्सेस मिलेगी, वहां पे इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद ब्राउजर, हमने बुकमार्क्स और हिस्ट्री का फर्क थे कि सवाल किसने मुझसे पूछा था कि कुकीज के अंदर और हिस्ट्री में क्या फर्क है, तो मैं दोबारा इसको एक दफा रिपीट कर रहा हूँ कि भाई कुकी, अगर आप लकीवर में जाके डिफरेंट स्टोर्स में जा रहे हैं, किन किन स्टोर्स में गए, इन तमाम चीजों को महफूज किया जा रहा है, ये हिस्ट्री है, ये आपके अपने लिए कि भाई इन इन जगहों पे गए थे, आपने जाके वहां पे उनके कार्ड्स ले लिए अपनी याददाश्त के लिए कि अगली दफा याद हो इस वाली दुकान पे मैंने जाना है, मुझे ये शॉप पसंद आई थी, ये बुक मार्क्स हो गए। और कुकीज का मतलब क्या है, उस शॉप में गए, उस शॉप वाले ने अपने पास रख लिया कि भाई ये बंदा मेरे पास आया था, ठीक है, इसका नाम राबिया है, राबिया ने मेरे पास आके ये चीजें परचेज की थी, राबिया ने लॉन्ग स्लीव ड्रेस पसंद किए थे। अब अगली दफा राबिया गई, उन्होंने कहा राबिया क्या हाल है, कैसी आई, आपके लिए ड्रेस दिखाते हैं, और उनको उन्होंने लॉन्ग स्लीव ड्रेस ही दिखाए, उनको वो स्कर्ट के सेक्शन में लेकर नहीं, उनको पता है कि स्कर्ट या फ्रॉक नहीं पहनती, फॉर एग्जाम्पल, टाइम बच रहा नहीं बच रहा उसका, और दूसरे लॉन्ग स्लीव में लेकर तो उनको ये है कि शायद और परचेज कर ले, ठीक है। तो इस तरह अच्छा उनको भी फायदा नजर आ रहा है कि मुझे अपनी पसंद की चीज दिखाई जा रही है। तो ये जो चीज है, जो दुकान वाला अपने पास हिस्ट्री महफूज रख रहा है, ये कुकीज है कि अगली दफा जब आप पहुंचे तो आपको याद हो, दुकान वाले को याद है कशफ कौन थी और राबिया कौन थी, कशफ को मैंने क्या दिखाना है, राबिया को मैंने क्या दिखाना है। मनाया सुहेल के भाई की शादी हो रही है, उसने उसको शादी की ड्रेसिंग के कपड़े दिखाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरीके से वो देख रहा है कि लास्ट टाइम जब मनाहिर आई थी, एक हफ्ते पहले आई थी, उस वक्त उन्होंने शादी के कपड़ों की बात करके गई थी, परचेज कुछ नहीं किया था, इसका मतलब है घर में किसी की शादी हो रही है। अब की दफा आई, अब उनको सीधा ले गए कि जो भी उनके शादी के जो कपड़े होते हैं अमूमन उसी सेक्शन में लेकर गए, इन कपड़ों को देख लो, ठीक है। इसके साथ ही हमारा वेब का जो पहला यूं समझ लें यूनिट हमारा क्लोज हुआ। हमने इसके अंदर प्रोटोकॉल्स की बात की,
हमने यहाँ पे बात की कि हमने नेट की एवोल्यूशन की बात की, हमने ब्राउजर की फंक्शंस की बात की, हमने HTML CSS की बात की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। इंशाल्लाह ताला मंडे से हम लोग बात करेंगे एक्सेल के ऊपर।